Hi everyone, welcome to the Bansal Academy platform here. So in today's session, we will discuss about the concept of kinetic energy and potential energy and also some questions related to these concepts. So this session will help you to boost your exam preparation for the upcoming HPTGT exam. So let's start our discussion on this concept. हमें यहाँ पे पढ़ना है, सबसे पहले हम बात करते हैं kinetic energy, राइट। काइनेटिक एनर्जी नेम से क्लियर है, ये क्या एक एनर्जी है, ठीक है। तो द एनर्जी possessed by body by virtue of its motion, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है, मोशन में होती है, तब उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल, जैसे ये पर्सन क्या कर रहा है, कार ड्राइव कर रहा है, यहाँ पे पर्सन बैठा है कार में, वो कार को चला रहा है, तो ये कार क्या है, मोशन में है। और कार के अंदर जो है पैसेंजर बैठा है, पर्सन बैठा है, वो भी मोशन में है। तो इस टाइम इसके पास कौन सी एनर्जी है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा हो, तो मोशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है, हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास रिलेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। ये इसका फॉर्मूला है, रिलेशन है, जिससे हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हियर m जो है वो क्या है, यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो v स्क्वायर है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, कि किस स्पीड से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है, उस पर डिपेंडेंसी है। तो इस रिलेशन से हमें इतनी बात तो क्लियर होगी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंडेंसी शो कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन मास एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्पीड है, वेलोसिटी में यहाँ पे वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्पीड यहाँ पे की जरूरत होती है कि ऑब्जेक्ट किस स्पीड से जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंडेंसी शो करती है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंसी जो है वो शो करती है। तीसरी बात कि जो काइनेटिक एनर्जी है, इट इज अ पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी, कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव। कभी भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं मिलेगी, कि देखो मास जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये स्पीड है, स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी। फोर्थ पॉइंट, इसके यूनिट्स क्या होंगी, क्योंकि ये एक एनर्जी है, तो एनर्जी की जो यूनिट्स होती है वही इसके यूनिट्स होंगे, दैट इज एसआई सिस्टम में, राइट। और डायमेंशंस, डायमेंशंस कैसे निकाल भी सकते हैं हम यहाँ पे, वैसे तो एनर्जी की जो डायमेंशंस है वही मिलेगी, निकालने को निकाल भी सकते हैं। तो हाफ तो कांस्टेंट है, एम की डायमेंशंस को एम, और स्पीड की डायमेंशंस एल टी माइनस वन का स्क्वायर। तो ये डायमेंशंस क्या मिली, एम एल टू टी माइनस टू, ये इसकी क्या आ गई, डायमेंशंस, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। कैसे, मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट रोड है, यहाँ पे ये पर्सन जो है वो कार में बैठा है और जा रहा है, ठीक है। और हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे है, जो इस पर्सन को देख रहा है, ग्राउंड पे यहाँ पे खड़ा होके वो देख रहा है। तो हम किस फ्रेम से देख रहे हैं, इस ग्राउंड फ्रेम से इस पर्सन को देख रहे हैं। तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली, कि यहाँ पे पर्सन के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो मोशन में है, ठीक है। अगर यही सिचुएशन को मैं ऐसे चेंज कर दूं कि ये जो पर्सन था, ये सेकंड सिचुएशन है, ये फर्स्ट सिचुएशन है, कि जो पर्सन कार में बैठा था यहाँ पे, ठीक है, वो तो बैठा ही है, जो हमारा ऑब्जर्वर है वो भी साथ में बैठ गया,
अब ये जो ऑब्जर्वर है वही बताएगा ना मोशन के बारे में, तो उसको क्या लगेगा कि ये जो पर्सन है वो क्या है, रेस्ट पे है। तो यहाँ पे क्या होगी काइनेटिक एनर्जी पर्सन की, तो कि वो तो रेस्ट पे है, मोशन में है ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो गई, जीरो। तो मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि किस फ्रेम से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, किस फ्रेम से हम एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये उस चीज पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कंसेप्ट की, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में कब उसके पास आती है, दैट इज द एनर्जी possessed by an object due to change in position or configuration। अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, तब उस ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इसकी एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो ये ग्राउंड फ्लोर है हमारा, ठीक है, हम यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है, हम इस बिल्डिंग के इस फ्लोर पे जाना चाहते हैं, टॉप फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे हम एक लगेज लेके खड़े हैं, ठीक है, हमारे पास क्या एक लगेज है, हम यहाँ ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे जाना चाहते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको उठा के लेके जाएंगे ना यहाँ पे, तो जब ये लगेज यहाँ इस टॉप फ्लोर पे आ जाएगा तो क्या हुई, यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई। तो पोजीशन चेंज हुई है तो ऑब्जेक्ट के पास क्या एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन के चेंज होने की वजह से जो एनर्जी होती है बेसिकली उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये एक टाइप ही कह लो, ठीक है। टाइप वन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की टाइप क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कब होती है ऑब्जेक्ट में, व्हेन देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई, उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। और जो दूसरी टाइप होती है पोटेंशियल एनर्जी की, दैट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास हो, एनर्जी जस्ट बाय ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज अ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है तो उसके पास जो एनर्जी होती है दैट इज द इलास्टिक पोटेंशियल, राइट। जैसे स्प्रिंग है मेरे पास, ये उसकी क्या थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये वाली, दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। क्या किया, फोर्स लगा दिया इस तरफ, तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेच होके ये मान लो हो गया, तो यहां तक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी ना इसकी, ये क्या है, इसकी स्ट्रेच लेंथ। लेट्स से स्ट्रेचिंग कितनी हुई, x सेंटीमीटर से ये स्ट्रेच हो गया। अब स्ट्रेच्ड पोजीशन में इसके पास कौन सी एनर्जी यहाँ पे होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसकी शेप चेंज हो गई है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, तो इसको बोलते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल, राइट। अब क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, हम क्या लेते हैं, एक रेफरेंस लेवल लेते हैं, कि जहां से हमने क्या करना है, मेजरमेंट करनी है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी कि ये ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर से हमें यहाँ पे टॉप फ्लोर में जाना है, ठीक है। तो ये जो लेट से ये हाइट कितनी है, h है, राइट। तो ये हाइट h मैंने कहाँ से मेजर की, मैंने ये ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड लेवल को क्या ले लिया, रेफरेंस लेवल ले लिया। रेफरेंस लेवल हम क्यों लेते हैं, बिकॉज उसी से हम क्या करते हैं, अपनी हाइट को मेजर करते हैं,
कि कितनी हाइट पे वो ऑब्जेक्ट चला गया है। ठीक है, तो ये रेफरेंस लेवल अगर हमें पता होगा तभी हम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। और रेफरेंस लेवल हमारे हाथ में होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम चूज करते हैं कि हमने रेफरेंस लेवल कहाँ पे लेना है। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। अब एक पॉइंट और है यहाँ पे कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होती है कब, जब वो मोशन में होती है। अब कोई ऑब्जेक्ट अपने आप मोशन में तो नहीं आ सकती, ठीक है। इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी अपने आप शेप तो नहीं चेंज हो सकती, अपने आप वो किसी हाइट पे नहीं जा सकती जिसकी वजह से उसकी खुद से पोजीशन नहीं चेंज हो सकती। तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, वर्क डन। अब जैसे हम कार को ड्राइव करते हैं तो पहले जब हम उसको की लगाएंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, काम ही तो कर रहे हैं, तभी तो वो कार चलनी स्टार्ट हुई है, अपने आप तो स्टार्ट नहीं हुई है ना। तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है जिसकी वजह से ये एनर्जीज जो है ऑब्जेक्ट में आ रही है। ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी जो है ये होती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये वर्क डन जो होता है साइंस की लैंग्वेज की अगर हम बात करें, वैसे तो यूजुअल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि हमने ये काम किया, हमने डेली रूटीन में ये काम किया, बट साइंस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। क्या मतलब है इसका, कि हमने क्या किया, फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से क्या हुआ, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, मैंने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो ये मूव करके यहाँ पहुंच गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। राइट, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन को हम लिखते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये वर्क डन हम कब फाइंड करते हैं, जब हमारा फोर्स कैसा हो, कांस्टेंट नेचर का फोर्स, कि अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ 5 न्यूटन की, तो वो विद द टाइम 5 न्यूटन ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही है, यानी कि ये रिजल्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारा फोर्स कैसा हो, कांस्टेंट। राइट, अब ये क्यों पढ़ रहे हैं वर्क डन, क्योंकि हमें इतना पता चला कि वर्क डन हो रहा है तभी तो एनर्जी मिल रही है, तो इन दोनों की आपस में डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो वो डिपेंडेंसी हमें कैसे पता चली, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहती है, इट एक्सप्लेन्स दैट द वर्क डन बाय force on an object is equal to change in kinetic energy of object। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जो फोर्स जितना वर्क डन कर रही है वो किसके इक्वल होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, कि जैसे जब ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, ये रेस्ट पे था, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें ये डिपेंडेंसी पता चल गई कि कोई भी फोर्स कितना काम कर रही है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंडेंसी आ रही है। ठीक है, जैसे यहाँ इस एग्जांपल में ही देखे तो ये ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या थी, 0 थी। जब हमने इसको फोर्स लगाया ये मोशन में आ गया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसने क्या किया, गेन किया ना, पहले 0 थी फिर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मिली। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बता रहा है, इन एनर्जी और वर्क डन के बीच का रिलेशन पे हमसे पता चल रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, जैसे ये हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े थे, हमने लगेज लेके ऊपर जाना है टॉप फ्लोर, तो हमें कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ा ना, तो वही वर्क डन क्या होता है, दैट विल बी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क डन और एनर्जी क्या है, ये एक दूसरे पे साथ इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इस कंसेप्ट के रिलेटेड कुछ। लेट्स स्टार्ट अवर
डिस्कशन ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर ए ब्लॉक ऑफ 10 किलोग्राम मास स्लाइडिंग ओवर ए रफ सरफेस। हमारा यहाँ पे क्या एक रफ सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दी 5 न्यूटन, ताकि उसकी वेलोसिटी कितनी मेंटेन रहे, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसी वेलोसिटी के साथ वो मूव करता रहे आगे की तरफ। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 1 मिनट इज, अब ये फोर्स कितना वर्क डन कर रही है वो हमें पूछा गया है। तो वर्क डन क्या होता है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो जनरली क्या है हमारे पास, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना, तो एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ पे 0 है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो गिवन ही नहीं है, क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकती हूँ वेलोसिटी की टर्म्स में, बिल्कुल लिख सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वर्क डन कितना मिला, फोर्स इज 5 न्यूटन, वेलोसिटी 2, टाइम कितना है 1 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया 60 सेकंड, तो ये कितना वर्क डन मिला 600। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a force of 5 newton making angle theta with horizontal acting on the object displaces it by 0.4 meter along the horizontal direction। तो यहाँ पे क्या है, एक उन्होंने बताया कि जो फोर्स है वो किसी एंगल पे लग रही है, थीटा एंगल पे, ठीक है, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो रही है। जैसे मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इस तरफ डिस्प्लेस हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज 0.4 मीटर, और फोर्स किसी एंगल पे लग रही है, लेट्स से ये फोर्स ऐसे लग रही है 5 न्यूटन, ये हॉरिजॉन्टल ले लिया लेवल, ये एंगल थीटा पे लग रही है, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट गेन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने क्या किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुई है उसकी, तो ऑब्वियस है वो मूव करने लग जाएगी, तो उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की, कितनी, 1 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया है, 1 जूल आया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है फोर्स का वो फाइंड करना। अब यहाँ पे हमें पता है फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लेते हैं। इस तरफ कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और इस तरफ एफ साइन थीटा। हमसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है हमारे पास, एफ कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं हम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहती है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का चेंज। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट ने गेन की है कितनी, 1 जूल, तो यहाँ पे फिल कर देते हैं। फोर्स एफ, एस की वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.4 मीटर, कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू 1 जूल। तो यहाँ से एफ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बनी, 1/0.4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 10/4, दिस इज 5, दिस इज 2, 5/2, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2.5 न्यूटन। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A bomb of mass 9 किलोग्राम explodes into 2 parts। तो एक हमारे पास क्या है, बॉम्ब है जिसका मास कितना है, 9 किलोग्राम है, वो 2 पार्ट्स में एक्सप्लोड हो गया। वन पार्ट ऑफ मास 3 किलोग्राम, एक पार्ट का मास कितना है, 3 किलोग्राम है, एंड इट मूव्स विद वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड के साथ ये पार्ट मूव कर रहा है। हमसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर पार्ट, तो यहाँ पे जो दूसरा पार्ट होगा उसकी वेलोसिटी लेट से v2 ले लेते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो हमें पहले निकालनी पड़ेगी, पहले इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे, दैट इज हाफ m v2 स्क्वायर। तो ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एक पार्ट का मास कितना है 3 किलोग्राम, तो दूसरे का कितना आएगा, देखो टोटल मास जो था दैट इज द 9 ना, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का मास जो है दैट इज 3 किलोग्राम, तो दूसरे का मास कितना आ गया 6 किलो।
मास तो पता चल गया, अब इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो क्या कहता है हमें, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो इनिशियली क्या था, ये बॉम्ब रेस्ट पे था तो इसका मोमेंटम 0। फाइनल मतलब आफ्टर एक्सप्लोजन ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट का मास कितना है 3, वेलोसिटी उसकी कितनी है 16, प्लस सेकेंड का मास कितना है 6, और उसकी वेलोसिटी कितनी ली है हमने v2। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 16348 प्लस 6v2, और इस पार्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई 48/6, और दिस इज -8 मीटर पर सेकेंड। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में फर्स्ट पार्ट जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये सेकंड पार्ट जाएगा, इसीलिए ये नेगेटिव साइन आ रहा है, क्योंकि तभी मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, अब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट का जो मास है वो कितना है 6 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी कितनी आई है -8 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर v2 स्क्वायर, हाफ मास है 6, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 8, तो ये 8 का स्क्वायर, ये यहाँ पे आ गया 3, 3 × 64, और ये मिला हमें 192 जूल। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी है, ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। Next question. From a building, two balls A and B are thrown such that A is thrown upward, B is thrown downward, both vertically. If VA and VB are their respective velocities on reaching the ground, then तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी बिल्डिंग से, लेट्स से ये बिल्डिंग है हमारी जिसकी हाइट मैं ले रही हूँ h, इस बिल्डिंग से जो दो बॉल्स हैं, एक ऊपर की तरफ फेंकी गई है फर्स्ट बॉल, और जो दूसरी बॉल है सी बॉल वो नीचे की तरफ फेंकी गई है। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है va, इसकी वेलोसिटी है vb, तो इनके बीच का रिलेशन हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे पहले क्या है कि ये दोनों वेलोसिटी, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे हैं, किसी हाइट पे हैं, पोजीशन चेंज हुई है ना, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे नहीं है, ये किसी हाइट पे है। तो इनके पास इनिशियली क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। जो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, बाद में हमने इनको क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, तो ये मोशन में आ गई। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे लगा रहे हैं कि इनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। अगर मैं ये रेफरेंस लेवल लूँ, ग्राउंड का सरफेस, दिस इज माय रेफरेंस लेवल, तो यहाँ से जो बिल्डिंग की हाइट है वो h है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल गई, mgh, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2gh। देखो ये जो v है, वेलोसिटी है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, h पे डिपेंड कर रही है, g पे 2 पे। 2 तो कांस्टेंट है, g की वैल्यू भी क्या है, फिक्स है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब h, क्योंकि दोनों बॉल सेम हाइट से ही हमें उनको फेंका है ना, h तो चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे जो दोनों बॉल्स की वेलोसिटी है वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a 50 gram bullet moving with velocity 10 meter per second strikes a block of mass 950 gram at rest and gets embedded in it. The loss in kinetic energy will be। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक 50 ग्राम का क्या है, बुलेट है। लेट्स से ये 50 ग्राम का बुलेट है, और ये मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड के साथ। और ये बुलेट जब जाएगा, स्ट्राइक किसके साथ किया इसने, एक ब्लॉक के साथ। आगे क्या पड़ा है, एक ब्लॉक पड़ा है, और वो रेस्ट पे है, और इस ब्लॉक का मास कितना है 950 ग्राम, एंड गेट एम्बेडेड इन इट। जब ये बुलेट इसके साथ स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, जो बुलेट है वो इसके अंदर चला गया। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, कितना काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस हुआ है। पहले हम यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। इनिशियली सिचुएशन क्या थी कि ये सिर्फ बुलेट ही मूव कर रहा है, ये तो रेस्ट पे है,
ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक तो रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0, तो बुलेट की कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ मास कितना है 50 ग्राम, किलोग्राम में चेंज कर दिया, और वी कितना है इसका 10 का स्क्वायर, तो ये जीरोस तो कैंसिल हो गई, तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है इस सिस्टम की वो कितनी है 5/2। अब सेकेंड सिचुएशन क्या है, जब ये बुलेट इसके अंदर चला गया एम्बेडेड, ठीक है, तो अब ये पूरा सिस्टम मिल गया मुझे, अब यहाँ पे इसका टोटल मास कितना होगा, ब्लॉक का मास कितना था 950 ग्राम और बुलेट का मास कितना है 5 ग्राम, तो टोटल मास इस पूरे सिस्टम का कितना हो गया 1000 ग्राम, यानी कि मैं लिख सकती हूँ 1 किलोग्राम। ठीक है, अब ये जो पूरे सिस्टम की वेलोसिटी है मैं मान लेती हूँ दैट इज वी सिस्टम, इस सिस्टम की वेलोसिटी मैंने ये मान ली। ठीक है, अब मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, दैट इज हाफ एम वी सिस्टम स्क्वायर। ठीक है, मास तो मेरे पास है सिस्टम का दैट इज 1 किलोग्राम, पर उस सिस्टम की वेलोसिटी यानी कि स्पीड नहीं पता है मुझे, तो पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी तभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी मुझे, तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रही है, बुलेट मूव कर रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, ब्लॉक के साथ स्ट्राइक किया, उसके अंदर चला गया, ठीक है, फिर वो पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है यहाँ पे, यानी कि जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं हम कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम पहले बुलेट मूव कर रहा था, ठीक है, मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, और फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, अब वो पूरा एक सिस्टम बन गया ना, क्योंकि बुलेट उसके ब्लॉक के अंदर चला गया पूरा सिस्टम, तो यहाँ पे पूरा मास सिस्टम का और वेलोसिटी ऑफ, अब ब्लॉक तो रेस्ट पे है ना इनिशियली, तो उसके पास वेलोसिटी क्या थी 0, तो ये जो टर्म है सेकेंड टर्म ये तो 0 हो जाएगी क्योंकि ब्लॉक तो रेस्ट पे है। अब मास ऑफ बुलेट कितना है 50 ग्राम और वेलोसिटी उसकी 10 गिवन है, सिस्टम का मास 1 किलोग्राम और वेलोसिटी हमें सिस्टम की निकालनी है, तो यहाँ से कितनी आ गई, जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, तो सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो आ गई 5/10 मीटर पर सेकेंड और 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ इस इक्वेशन में वैल्यू फिल कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/2 1 इंटू 0.5 का स्क्वायर, तो ये कितना मिलेगा 1/2 1 इंटू 5/10 5/10, कटिंग तो होगी नहीं, ये हो जाएगी ऐसे 1/2 ये 1/2, तो ये मिला 1/8। अब लॉस जो है हमें निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, परसेंटेज में पूछा है तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं, फाइनल वैल्यू क्या है 1/8, इनिशियल वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की दैट इज 5/2, दिस इज 5/2, नीचे इनिशियल वैल्यू 5/2 इंटू 100, अब एलसीएम ले लेते हैं ऊपर 8 ये 1 माइनस 4 5 20 और ये 5/2 इंटू 100, 1 माइनस 20 माइनस 19/8, दिस इज 2/5 इंटू 100, ये आ गया यहाँ पे 4, ये 5 to 10, दिस 4 5 20 माइनस 95% लॉस आया, ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। ये जो नेगेटिव साइन आया है हमारा कैलकुलेशन में ये हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a 2 kilogram block it is drawn from a height of 40 centimeter onto a spring of spring constant this, find the maximum distance the spring is compressed। क्वेश्चन में हमें बोला गया है
ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है जिसका मास है 2 किलोग्राम। इसको ड्रॉप किया गया 40 सेंटीमीटर हाइट, लेट्स से ये 40 सेंटीमीटर यहाँ तक है, और किस पे फेंका गया है इसको, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ये सिचुएशन की, ठीक है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू दी गई है, तो हमसे पूछा गया है कि किस डिस्टेंस तक ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होगा। अब जब ये ब्लॉक हम नीचे फेंकेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे स्प्रिंग की कंप्रेशन होगी। लेट्स से जो स्प्रिंग है वो कितना कंप्रेस हो गया, एक्स डिस्टेंस, ठीक है। एक्स डिस्टेंस मतलब यहाँ तक आ गया। जब ये ब्लॉक नीचे फाइल इसके ऊपर गिरेगा, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे इनिशियली इस ब्लॉक के पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। तो ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज होगी, जब ये ब्लॉक इस पे फॉल करेगा, तो ये स्प्रिंग की क्या हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसमें एनर्जी कौन सी स्टोर हो गई, इलास्टिक पोटेंशियल, कि जो ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, इस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, जितना ये स्ट्रेच हुआ है, और इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसने कितना नीचे तक डिस्टेंस फॉल किया ना, ये क्या है 40 ना, तो एम जी इंटू एच प्लस, ठीक है, क्योंकि ये एच तो यही था 40 सेंटीमीटर, तो एच ले रहे हैं हम, और ये जब नीचे गिरेगा तो ये एक्स डिस्टेंस और नीचे जाएगा ना, तो ये इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई फिर एम जी एच प्लस एक्स, और ये किस में कन्वर्ट हो रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, इलास्टिक पोटेंशियल। वैल्यूज फिल कर देते हैं, टी की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 9.8, दिस इज 40, x इज इक्वल टू हाफ 1960 इंटू एक्स। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई मुझे यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.10, ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है 5 किलोग्राम है, और वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। xy being in the middle, if the particle starts from the rest from origin, speed of particle at t is equal to 2 second, t is equal to 2 second पे क्या निकालनी है, स्पीड निकाल। जो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशन होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू कर्ल u बाय कर्ल x विद द नेगेटिव साइन, ठीक है। ये x कंपोनेंट निकलेगा, उसका y कंपोनेंट क्या आ जाएगा, माइनस कर्ल u बाय कर्ल y, ठीक है। तो फोर्स का x कंपोनेंट कितना आ गया, दिस माइनस 7, और एक माइनस पहले से ही है 7, y कंपोनेंट कितना आ गया, -24। तो अगर मुझे फोर्स निकालना हो, फोर्स एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, तो वेक्टर क्वांटिटी में लिख सकते हैं ना, 7 आई कैप -24 जे कैप। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा फोर्स का, जिससे 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर होता है 576, तो ये कितना मिला 625 स्क्वायर रूट, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया 25 न्यू, ठीक है। अब फोर्स तो मिल गया है, वेलोसिटी निकालना है। तो पता है जो फोर्स होता है दैट इज मास इनटू एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन को हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स कितना है 25, मास दैट इज द 2, नहीं 5 किलोग्राम मास है, और फाइनल स्पीड तो हमें निकालनी है वेलोसिटी, और u इनिशियली वो रेस्ट पे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, और टाइम 2 सेकेंड के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा 25 इंटू 2/5, दिस 5 कैंसिल हियर, तो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी आई है पार्टिकल की, ऑप्शन डी दैट इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m suffers 1D इलास्टिक कोलिजन विद a न्यूक्लियस ऑफ अननोन मास। तो यहाँ पे क्या है, एक न्यूक्लियस है जिसका मास हमें पता नहीं है, कैपिटल M जो है हम इसका मास ले लेते हैं। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है जिसका मास m है, और ये मान लो किसी वेलोसिटी के साथ जा रहा है v के साथ इस डायरेक्शन में, और वो इसके साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा, इलास्टिक कोलिजन हो रही है यहाँ पे। आफ्टर द कोलिजन अल्फा पार्टिकल इज स्कैटर्ड डायरेक्टली बैकवर्ड, 75% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब जब ये इसके साथ जाएगा, ठीक है, कोलाइड करेगा, तो आफ्टर कोलिजन क्या सीन है, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो जो अल्फा पार्टिकल है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इस तरफ जा रहा है, लेट्स से वो इस तरफ जा रहा है किस वेलोसिटी के साथ, v1 वेलोसिटी, और उसकी एनर्जी कितनी लॉस हो गई, 75% एनर्जी लॉस हो गई। तो मतलब इसकी एनर्जी अगर लॉस हुई है तो इसने एनर्जी गेन की है, ठीक है, तो न्यूक्लियस ने एनर्जी गेन की कुछ, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है, राइट। तो पहले तो देखो यहाँ पे जब ये अल्फा पार्टिकल कोलाइड कर रहा है तो उसके पास जो फाइनल एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल की वो कितनी होगी, कि उसने 75% लॉस किया तो उसकी खुद की एनर्जी कितनी बची, 25%, और इनिशियली कितनी एनर्जी है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल, मैंने यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या ली है, v1 ली है, तो फाइनल एनर्जी में क्या आ जाएगा, हाफ m v1 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि मोशन में है, दिस 25% ऑफ इनिशियल एनर्जी, इनिशियली वो v स्पीड के साथ जा रहा था, हाफ m, तो ये m/2 फैक्टर कैंसिल हो गया, दिस इज 4, तो v1 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, v स्क्वायर बाय, और v1 की वैल्यू क्या आ गई, v/, तो यानी कि जो अल्फा पार्टिकल है बैकवर्ड डायरेक्शन में वो v/2 वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि न्यूक्लियस है उसने एनर्जी गेन की है, तो उसकी एनर्जी गेन निकाल लेते हैं, ठीक है, एनर्जी गेन बाय न्यूक्लियस, यानी कि एनर्जी गेन किया वो भी तो मूव करेगा, तो उसकी वेलोसिटी हमने ली है v2, तो वो कितनी होगी, दैट इज 75% ऑफ एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, कि अल्फा पार्टिकल ने 75% एनर्जी लॉस की, वो एनर्जी किसके पास गई, न्यूक्लियस के पास, तो यहीं से हमारे पास v2 की वैल्यू आ दिस हाफ m पर, ये 2 से 2 फैक्टर कैंसिल, v2 स्क्वायर क्या आ गया, 3/4 m ओवर कैपिटल M v स्क्वायर, v2 की वैल्यू आ गई √3/2 स्मॉल m ओवर कैपिटल M इंटू, अब यहाँ पे हमें मास निकालना है, हमने वेलोसिटीज तो निकाल ली है दोनों, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ हो ही नहीं, लग ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियली सिर्फ अल्फा पार्टिकल ही मूव कर रहा था, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस तो रेस्ट पे था, फाइनल में क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल भी मूव किया, और ये हमारा इसकी वेलोसिटी v1 ली थी, और न्यूक्लियस का मास m ले लेते हैं, वो v2 वेलोसिटी के साथ जा रहा, ठीक है। अब वैल्यूज फिल कर देते हैं, अल्फा पार्टिकल का मास m, ये वेलोसिटी v बिफोर द कोलिजन, आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, v/2, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे, ये क्वेश्चन में मेंशन है ना कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है आफ्टर कोलिजन वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो यहाँ पे -v1 लेंगे ना हम, ठीक है, तो ये यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया इसी रीजन की वजह से, प्लस m, ये v2 लिख लेते हैं यहाँ पे √3/2 m ओवर कैपिटल M इंटू v, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, mv प्लस mv/2 कैपिटल M 3/2, दिस इज √m, ये m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर √m आ जाएगा, ये v, ये मिला 3mv अपॉन, ये आ गया 3 कैपिटल M
स्मॉल एम वी बाई टू, वी बाई टू वी बाई टू कैंसिल। क्या बचा यहाँ पे, 3m, 3 कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, स्क्वेयरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, 9m स्क्वायर, 3 कैपिटल एम स्मॉल एम, ये m कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कैपिटल एम की वैल्यू चाहिए, दैट इज 9m बाई 3, कैपिटल एम हमारे पास कितना आ गया 3m। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना आया हमारे पास 3m, ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h, लेट्स से ये ग्राउंड फ्लोर है, रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, यहाँ से हाइट h ये ली है मैंने, ठीक है। तो ये यहाँ से एक पार्टिकल को रिलीज किया गया है किसी सर्टेन हाइट से, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये रिलीज किया, मान लो ये यहाँ कहीं बीच में इस पॉइंट पे आया, ए पॉइंट पे, तो यहाँ ए पॉइंट पे उन्होंने बोला है कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हाइट एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज, हमें इस ए पॉइंट की हाइट निकालनी है, लेट्स से ये ग्राउंड से इसकी हाइट क्या है कैपिटल एच, तो ये हाइट निकालनी है और इस ए पॉइंट पे ही हमें देखना है कि इसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, अब ए पॉइंट पे हमें क्या गिवन है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर, लेट्स से इसकी स्पीड ए पॉइंट पे बी है। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे हम मेजर करेंगे तो ये हमारा रेफरेंस लेवल हो गया, तो ये कितनी हाइट पे है, कैपिटल एच हाइट पे है, तो एम जी कैपिटल एच, तो ये एम से एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर कितना मिला मुझे 4g एच। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, √4g कैपिटल h। अब कैपिटल h भी निकालने के लिए बोला गया हाइट, वो कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ पे लगा देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जब वो इनिशियली h हाइट पे था, यहाँ पे इस पॉइंट पे फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, तो उसके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए, क्योंकि यहाँ ए पॉइंट के लिए हम हाइट देख रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पोजीशन पे तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, जीरो, क्योंकि वो बॉल मूव थोड़ी ना कर रही थी हाइट पे, तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एम जी एच। ए पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी है, बिल्कुल है, कितनी गिवन है 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये mgh किसके इक्वल आ गया 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ये होगी, दैट इज mg कैपिटल h, वैल्यू फिल कर देते हैं यहाँ पे, mgh इज इक्वल टू 3 टाइम्स m स्मॉल g कैपिटल h, mg फैक्टर कैंसिल हो गया, तो कैपिटल h की वैल्यू क्या आ गई h बाई, ये सी ऑप्शन तो नहीं आ रहा, हाइट हमारी कितनी आ रही है h बाई 3। अब ये v में फिल कर देते हैं h की वैल्यू, तो ये 4 का रूट बाहर आ गया, g h की वैल्यू h बाई 3, ये वेलोसिटी आ गई, सॉरी स्पीड आ गई पार्टिकल की इस पॉइंट पे, तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर।